यहाँ पर कि आप ये देखिए इलेक्शन कार्ड यानी कि इलेक्शन कमीशन के ज़रिए जारी किया गया कार्ड वो भी कबूल नहीं होगा, राशन कार्ड वो भी कबूल नहीं किया जाएगा, आधार कार्ड जो माना जाता है कि 10 में से 9 लोगों के पास बिहार में आधार कार्ड है उसको भी आप कबूल नहीं कर रहे हैं। तो ये तो पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी पे सवाल उठ रहा है कि खुद इलेक्शन कमीशन जिस कार्ड को जारी कर रहा है उस पर अपने ही ज़रिए जारी किए गए कार्ड पे उसको विश्वास नहीं है। तो आपको ये लगता है कि नहीं साहब ये गरीब तबका है वो जो है हमारा विरोधी है, आपको ये लगता है कि जो कमजोर लोग हैं वो हमारे विरोधी हैं, वो हमारे खिलाफ वोट डाल सकते हैं, इसलिए आप ये सारा तिक्रम कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आपको कॉन्फिडेंस होता तो आप ये क्यों करते खेल। और लोकसभा का चुनाव जिस वोटर लिस्ट पर हुआ है उस वोटर लिस्ट पर विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं होगा। अभी इसी साल जो है लोकसभा का चुनाव हुआ, अब आप कह रहे हैं कि इसी बीच में आप जो है वोटर लिस्ट की जांच कीजिएगा, इसका क्या मतलब है। इससे तो बिल्कुल साफ इनका जो इंटेंशन है, इनका जो मकसद है वो दिखाई दे रहा है कि आप जो है इनके केंद्र प्रकार वोटरों को छांट करके और किसी तरह से आप चुनाव जीतना चाहते हैं। चुनाव में अलग तरीके से ये धांधली का एक नया तरीका है। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पे भी आप सवाल उठा रहे हैं। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बिहार चुनाव की चर्चा जोरों पर है। चुनाव की चर्चा इस बात पर नहीं हो रही है कि एनडीए या महागठबंधन के बीच आखिर कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है, किसको कितने वोट मिलेंगे। चर्चा हो रही है सिर्फ बुनियादी अधिकार पर कि क्या आम आदमी को वोट डालने दिया जाएगा। और सवाल इसलिए पैदा हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन यानी कि भारत का जो चुनाव आयोग है, जिसकी इस तरह की रेपुटेशन रही है कि पूरी दुनिया में शोहरत है, एक ऐसा इलेक्शन कमीशन जो जाके दूसरे देशों में सिखा के आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होता कैसे है, उसकी कहीं ना कहीं विश्वसनीयता को लेकर पिछले कुछ सालों में सवाल पैदा हुए हैं। और अब जो इलेक्शन कमीशन की एक नया जो कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया है उसकी बुनियाद पर यह चर्चा हो रही है। ये कार्यक्रम कल से यानी 1 जुलाई से शुरू हो चुका है। कार्यक्रम का नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। करने की कोशिश हो रही है यानी कि 1987 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं उनको अपनी नागरिकता साबित करनी होगी अगर वो चुनाव में मतदान करना चाहते हैं। ये बहुत बेहतरीन रिपोर्ट है द हिंदू में राहुल शास्त्री की छपी हुई है। इसके कुछ पहलू मैं आपको बताऊंगी और अगर आपको समय मिले तो ज़रूर इसको पढ़िए। और मेरे साथ एक ख़ास मेहमान से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी मैं कुछ ही पलों में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये बात कि इस रिपोर्ट के मुताबिक करीब 8 करोड़ वोटर्स हैं इस वक्त बिहार में जो मतदान के अधिकारी हैं, यानी मतदान जिनको करना है। इसमें 59% लोग ऐसे हैं, 59% लोग ऐसे हैं जो 40 और उससे कम उनकी उम्र है। और इन 59% लोगों को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। जुलाई 1 से लेकर जुलाई 31 तक सिर्फ 30 दिन का उनके पास वक्त है। मेरे साथ इस खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए शिवानंद तिवारी जी मौजूद हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, एक ऐसे नेता जो 80 पार कर चुके हैं और उन्होंने भारत की राजनीति को तब से देखा है, यानी जब अंग्रेज़ों की हुकूमत इस देश पे हुआ करती थी तब उनका जन्म हुआ और उसके बाद तमाम राजनीति के अलग अलग पड़ाव से होकर गुजरे हैं। वो न जाने कितने चुनाव तो उन्होंने बिहार और बाकी देश के हिस्सों में देखे होंगे। हमने ये सोचा कि इन तजुर्बेकार व्यक्ति को, इन तजुर्बेकार निगाहों को आपके सामने हम लेकर आएंगे और उनसे पूछेंगे कि बिहार में जो करने की कोशिश हो रही है और प्लान ये है कि उसको बाकी देश के हिस्सों में भी लागू किया जाएगा। एक डर इस बात का हो रहा है, शिवानंद जी आपका स्वागत मैं करती हूँ। और इसके अलावा सवाल ये है कि डर इस बात का हो रहा है कि जिस चीज़ को लेकर भारत के नागरिकों ने लाखों करोड़ों की तादाद में वो लोग सड़कों पर आए, इस बात को 5 साल गुजरे हैं सिर्फ, और एनआरसी का मुद्दा, ये खौफ लोगों के मन में है। और इलेक्शन कमीशन जब नागरिकता साबित करने की बात कर रहा है तो क्या ये डर आम लोगों में आप देख रहे हैं? बिल्कुल, इसका दूसरा मकसद क्या है आप बताइए। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के वोटरों की संख्या में पार्लियामेंट के इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन के बीच जो बढ़ोतरी हुई, इस पर सवाल उठ रहा है। वहां के मुख्यमंत्री के चुनावी क्षेत्र में जिस ढंग से वोटर लिस्ट में मैनिपुलेट किया गया उसको लेकर के सवाल उठ रहा है और कोई जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। अचानक ये घोषणा हो गई, वो घोषणा बिहार चुनाव के ऐन वक्त पर हुई। अब जिस तरह का डॉक्यूमेंट माना जा रहा है, बिहार मैंने देश का सबसे गरीब राज्य है, सबसे ज्यादा पलायन यहाँ होता है और जिस तरह का डॉक्यूमेंट खोजा जा रहा है उस तरह का डॉक्यूमेंट जो है मिलना जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए मुश्किल है। उन कहाँ से कागज का दस्तावेज ले आएंगे। आप कभी पढ़ने लिखने गए
नहीं कि उनका उम्र जो है उससे पता चले। बेटा भी पढ़ने लिखने नहीं गया, बेटा भी कम उम्र से ही कमा रहा है। तो एक बड़ी आबादी ऐसी है जो जिसके पास जो जरूरत का डॉक्यूमेंट है वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए साफ दिखाई दे रहा है, बगैर जो है यहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फिडेंस में लिए हुए अचानक इस तरह की घोषणा कर दी गई। और सब लोग ये मान रहे हैं कि इनडायरेक्टली ये एनआरसी की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई। तो देखिए, जो आरएसएस का एजेंडा है वो धीरे धीरे प्लान ढंग से देश में लागू हो रहा है। कोई इलेक्शन कमीशन हो, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट जो है दखल देता है, कभी कभी दखल देता है, हर मामले में नहीं दखल देता है, लेकिन कभी कभी दखल देता है। इसलिए कुछ बचा हुआ है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हमने लिखा भी था फेसबुक पर कि इस सवाल पर राजीव गांधी को, तेजस्वी जी को सड़क पर आना चाहिए और संघर्ष में जेल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि धरना देके एक टोकन बने प्रतिवाद हो गया। इसके खिलाफ संघर्ष होना चाहिए और संघर्ष से ही सुप्रीम कोर्ट को भी माने जस्टिस करने में बल मिलेगा, मदद मिलेगी। वो जब तक नहीं होगा तब तक जो है हमको नहीं लगता है कि जो इनका मनमाना है आरएसएस का और नरेंद्र मोदी जी का, उस मनमाना को हम रोक पाएंगे। लेकिन यहाँ पे दलील तो ये दी जाएगी कि भाई देखिए, आरएसएस का इससे क्या लेना, भारत की सरकार का इससे क्या लेना देना, केंद्र सरकार इसमें क्या कर सकती है, ये तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है। और दूसरी बात ये भी कही जाएगी कि भाई 11 उन्होंने एक फहरिस्त जारी की है कि आपके पास एक नहीं, दो नहीं, तो तीसरा। इलेक्शन कमीशन को कौन बहाल कर रहा है? इलेक्शन कमिश्नर को सरकार ही कर रही है ना। कोई जनता के वोट से तो वो बनते नहीं है। या जिस ढंग का बनावट है, जो सेलेक्ट करते हैं लोग इलेक्शन कमिश्नर को, भी एक तरफा है। सरकार का ही आदमी है, सरकार को जिसको मन आ रहा है बना रही है। आप देखिए कि लोकसभा का चुनाव हुआ या कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव हुआ, किस तरह से नरेंद्र मोदी जी जो है बजरंग बली का नाम लेकर के वोट डालने के लिए आह्वान कर रहे थे। कोई इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई नहीं किया। लोगों ने सवाल उठाया तो पार्टी के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के और भारतीय जनता, उनको चिट्ठी लिखी गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये स्थिति है, एक तरफा सब कुछ हो रहा है। जब तक लोग विरोध करने के बयान दे के विरोध करने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप सड़क पर नहीं उतरिएगा तब तक जो है ये सुनने वाली सरकार नहीं है। शिवानंद जी, बहुत महत्वपूर्ण आप बात कह रहे हैं कि ये नेता और खासकर जो युवा नेता हैं, राहुल गांधी हैं या तेजस्वी यादव हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये दो बड़े हिस्सेदार या स्टेक होल्डर्स हैं फिलहाल बिहार की भी और राष्ट्रीय राजनीति में, इनको सड़क पे उतरना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पैदा हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन तो ये कह रहा है कि भाई हम आपको 1 महीने का समय दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपको हम कह रहे हैं कि 11 दस्तावेजों में से कोई तो आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, कोई डॉक्यूमेंट ले आइए। लेकिन 11 में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा गरीब जनता के पास बिहार की, ऐसा कैसे संभव है? कह रहे हैं वही बात कि सबके पास डॉक्यूमेंट होना ही संभव ही नहीं है। हम लोगों का जो गंगा किनारे का दियारा इलाका है या और जो नदियां हैं बिहार में, नदियों का जाल है बिहार में, हर साल बाढ़ आता है, लोगों का घर ढहता है, कागज पत्थर उन लोगों से खोजना जो है, उनके साथ न्याय करना है। लेकिन जो वोटर लिस्ट तैयार होता है उसमें गांव के जो प्रतिनिधि लोग होते हैं या सरकार का जो ग्रामीण स्तर पर जो कर्मचारी होता है, वो लोग मिलकर बनाते हैं। अगर डॉक्यूमेंट नहीं देता है फिर भी वोटर लिस्ट में नाम है, तो ये जवाबदेही सिर्फ उसी की नहीं है। जिन लोगों ने वोटर लिस्ट बनाया, सरकारी लोगों ने बनाया, उनकी भी जवाबदेही है। तो उन लोगों ने तो समझ बूझ के बनाया होगा, जांच पड़ताल करके बनाया होगा। लेकिन आज उनसे कहिए कि डॉक्यूमेंट लाइए, कहां से डॉक्यूमेंट ले आएंगे? शिवानंद जी, सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि 2003 से लेकर 2025 तक तो कई चुनाव हो गए बिहार में, असेंबली का भी चुनाव हो गया, इसके अलावा कई जो हैं वो आम चुनाव भी हो गए, मुख्यमंत्री बन के चले गए। अगर वो वोटर लिस्ट ठीक नहीं थी तो क्या उन चुनी हुई अर्फा जी, आप बताइए कि लोकसभा का चुनाव कितना दिन पहले हुआ है? और लोकसभा का चुनाव जिस वोटर लिस्ट पर हुआ है, उस वोटर लिस्ट पर विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं होगा? अभी इसी साल जो है लोकसभा का चुनाव हुआ, अब आप कह रहे हैं कि इसी बीच में आप जो है वोटर लिस्ट की जांच कीजिएगा। इसका क्या मतलब है? इससे तो बिल्कुल साफ इनका जो इंटेंशन है, इनका जो मकसद है, वो दिखाई दे रहा है कि आप जो है इनके केंद्र प्रकार वोटरों को छांट करके और किसी तरह से आप चुनाव जीतना चाहते हैं। मैनिपुलेशन है एक तरह से चुनाव का ये, और क्या।
चुनाव में अलग तरीके से ये धांधली का एक नया तरीका है। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पे भी आप सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव, राहुल गांधी दोनों को सड़क पर आने के लिए आप कह रहे हैं। लेकिन एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए। मेरा सवाल ये है कि जब ये वोटर जो 60% वोटर है, 40 साल और उसके अंदर जो यानी उससे कम जिनकी उम्र है, वो वोटर तो एनडीए के भी हैं, भाजपा के और जेडीयू के भी हैं, तो क्या इनके वोटर का नुकसान नहीं होगा? ये क्यों चाहेंगे ये दोनों पार्टियां कि इस तरह की कोई कार्यक्रम लेकर आए चुनाव आयोग? सबसे ज्यादा नुकसान तो गरीब ही वोटर का ना होने वाला है, दलितों का ही होने वाला। मान लीजिए वोट वो किसी को दे, हमको दे या उनको दे, ये एक अलग बात है। लेकिन वोटिंग राइट से तो आप वंचित कर रहे हैं उसको ना। वो वोट देना चाहते हैं भाजपा को। हम नहीं कहते हैं कि भाजपा को वोट नहीं देना चाहिए किसी दलित को या किसी गरीब को। उसको वोट देने का अधिकार है, वो अधिकार उसके पास रहना चाहिए। वो जिसको भी चाहे उसको वोट दे। तो आपको ये लगता है कि नहीं साहब, ये गरीब तबका है, वो जो है हमारा विरोधी है। आपको ये लगता है कि जो कमजोर लोग हैं वो हमारे विरोधी हैं, वो हमारे खिलाफ वोट डाल सकते हैं, इसलिए आप ये सारा तिक्रम कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आपको कॉन्फिडेंस होता तो आप ये क्यों करते खेल? आप जो है आगे इसको बिहार चुनाव के बाद आप इस सिलसिले को शुरू करते। तो आप ये कह रहे हैं कि एजेंडा ये है कि भाई जो गरीब है, जो परेशान हाल है, जो बिहार के पिछड़े इलाकों में रहता है व्यक्ति, वो आरजेडी और कांग्रेस का वोटर होगा ज़्यादातर, और इसलिए वो छट जाएगा वोटर, और इससे इन्हें चुनाव में आसानी होगी जेडीयू और बीजेपी को। क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या, सबको वोटिंग राइट। सब बहुत लोग हैं ऐसे जो बिहार के बाहर काम करते हैं, लेकिन चुनाव के दिन वोट डालने के लिए अपने गांव आते हैं। जिस तरह से छठ में या होली में लोग आते हैं, उतनी तादाद में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी काफी लोग जो बिहार जो है गरीब राज्य जरूर है, लेकिन पॉलिटिकली बहुत कॉन्शियस राज्य है। तो ऐसे लोग, गरीब लोग जो बाहर में काम कर रहे हैं, वोट डालने के लिए आते हैं। तो कहां से वोट डाल पाएंगे भाई? आप उनको कहिएगा कि आप दस्तावेज लाइए जमीन का, आप मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट लाइए, डेट ऑफ बर्थ जो है प्रमाणित कीजिए, ये कहां से संभव है? और दर्शकों को ये बताना, जी हाँ, दर्शकों को ये बताना ज़रूरी है यहाँ पर कि आप ये देखिए, इलेक्शन कार्ड यानी कि इलेक्शन कमीशन के ज़रिए जारी किया गया कार्ड वो भी कबूल नहीं होगा, राशन कार्ड वो भी कबूल नहीं किया जाएगा, आधार कार्ड जो माना जाता है कि 10 में से 9 लोगों के पास बिहार में आधार कार्ड है, उसको भी आप कबूल नहीं कर रहे हैं। तो ये तो पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी पे सवाल उठ रहा है कि खुद इलेक्शन कमीशन जिस कार्ड को जारी कर रहा है उस पर अपने ही ज़रिए जारी किए गए कार्ड पे उसको विश्वास नहीं है। आधार कार्ड जिसके ऊपर पूरे भारत की इस वक्त धुरी पूरी टिकी हुई है, बैंकिंग सिस्टम से लेकर तमाम तरह के रोजगार कार्यक्रमों से लेकर सरकारी नौकरियों से लेकर, उस कार्ड को भी कबूल नहीं किया जा रहा है। बहुत लोग जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, आज के दिन भी हैं। आधार कार्ड बहुत लोगों ने बनवाया है, उसके बारे में जागृति आई है, लोग कोशिश कर रहे हैं बनाने के लिए, लेकिन सबके पास आधार कार्ड है अभी तक ये संभव नहीं हो पाया है। जो भी मनरेगा में आधार कार्ड के जरिए जो है पेमेंट करने की बात या हाजिरी लगाने की बात हो रही थी, उसमें कितने लोग वंचित हो गए। मनरेगा से के मजदूरी से उनको हटा दिया गया। ये तो सबको जाहिर है, कई राज्यों में ऐसा हुआ है। तो बिहार में तो और थोड़ा पिछड़ा राज्य है, या यहाँ वर्क कल्चर जो है सरकार में बहुत ही कमजोर है, तो यहाँ तो और बुरी हालत है। शिवानंद जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये होने जा रहा है, अब चुनाव की रणनीति को लेकर कि इसको भी एक रणनीति के तौर पर ही आप ऐसा लगता है कि देख रहे हैं कि कैसे जेडीयू बीजेपी इस चुनाव में, आप ये कह रहे हैं कि धांधली करने की एक मंशा है। अब मुझे बताइए, फिलहाल बिहार के चुनाव में मुद्दे आपको क्या नजर आ रहे हैं? हमने ये भी देखा वक्फ के मुद्दे पर कन्हैया कुमार से लेकर तेजस्वी यादव तक तमाम नेता सड़कों पर आए पटना में, हम ये देख रहे थे। मुद्दे मुझे बताइए कि क्या मुद्दे इस वक्त हैं बिहार के चुनाव में, और आप अपनी पार्टी को आरजेडी को कहां देखते हैं? देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल है, बिहार गरीब राज्य है, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। सरकारी नौकरी ठीक है, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आप देखिएगा तेजस्वी यादव ने पहली दफा जब ये वादा किया असेंबली के चुनाव में कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, जो वैकेंसी है सरकार में, उस वैकेंसी को जोड़ करके उसने बताया कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। उस समय रिकॉर्ड पर है कि नीतीश कुमार जी ने कहा था कि पैसा कहां से ले आओगे, बाप के घर से ले आओगे, ये उनका जवाब था। और जब आए उधर से इधर
तो उन्होंने उसी समय 15 अगस्त को गांधी मैदान के मंच से कहा कि हम जो है 10 लाख तो देंगे ही नौकरी, हम 10 लाख और रोजगार पैदा करेंगे, ये उन्होंने कहा। उसके बाद जो है बहाली ये शुरू हुई, जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तेजस्वी उस समय बहाली हुई, और उसके बाद से बहाली का सिलसिला जो है शुरू हो गया। ये कैसे हो रहा है भाई? आप सवाल पूछ रहे थे तेजस्वी से कि पैसा कहां से ले आओगे, आप कहां से पैसा ले आ रहे हैं, कैसे पेमेंट हो रहा है, कैसे भुगतान हो रहा है? तो ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार जी अंधेरे में थे उस मामले में, और खाली जगह रखी हुई थी, जिसके चलते जो वर्किंग कल्चर है वो भी प्रभावित हो रहा था। तो आज जो बहाल कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा क्रेडिट ले रहे हैं, ये क्रेडिट ईमानदार क्रेडिट नहीं है। इसकी शुरुआत जो है तेजस्वी ने किया था, और इस बात को माने बिहार के नौजवान जानते हैं कि शुरुआत जो है तेजस्वी ने किया था। तो फिलहाल ये बताइए कि तेजस्वी यादव, हमने देखा, मैंने खुद जाके उनके कई चुनाव मैंने कवर किए हैं। पिछला मैंने असेंबली इलेक्शन भी देखा, उससे पहला भी असेंबली इलेक्शन कवर किया। मैं पिछले कई लोकसभा चुनाव में लगातार बिहार जाती रही हूँ और मैंने वो जलवा देखा है तेजस्वी यादव का। लेकिन उस सब के बावजूद भी हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से 2 कदम दूर रह जाते हैं? इस बार के चुनाव में क्या ऐसी चीज़ है जो आपको विश्वास दिलाती है कि इस बार का चुनाव तेजस्वी यादव का चुनाव होगा? देखिए, मुख्य चेहरा विपक्ष में तो माने तेजस्वी का ही है। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी का ग्राफ थोड़ा बढ़ा है, ये जो उन्होंने पूरे देश की यात्रा की बढ़ा है। लेकिन उसके बाद जो है दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने को ही मैनेज नहीं कर पा रही है। तरह तरह का कंट्राडिक्शन अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रहा है। बिहार में कांग्रेस पार्टी अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी बार बार आ रहे हैं, अपने बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने लगाया है, अध्यक्ष बदल के दलित को ले आए हैं। लेकिन अचानक आपका आधार नहीं बढ़ जाता है, आपको काम करना पड़ता है, लंबा समय लगता है। देखिए, जनता जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करती है, और विश्वास एक बार हो जाने के बाद विश्वास जल्दी टूटता नहीं है। तो राहुल गांधी लगे हैं, उनकी माने लोकप्रियता बढ़ी है, कोई संदेह नहीं है। इसके अलावे सीपीआई एमएल है, उसका भी आधार जो है बहुत अच्छा है। यहाँ सीपीआई के लोग हैं। अब सीटों के बंटवारे में किस ढंग से होता है, अब ये देखने की बात है। और हमको लगता है कि सब लोग अगर संयम बरतेंगे, माने हम अधिक से अधिक सीट लड़ें, इस प्रवृत्ति से जो है एडजस्टमेंट में दिक्कत होगी। लेकिन अगर संयम के साथ काम लेंगे और 1 to 1 चुनाव होगा तो अच्छी लड़ाई होगी, और उसमें जीत की संभावना हम लोगों की रहेगी। आप इस तरफ तो इशारा नहीं कर रहे कि पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी कमजोरी के तौर पे ये देखा गया कि कांग्रेस पार्टी की जीतने की क्षमता तो बहुत कम थी, लेकिन सीटें उन्होंने इतनी ज़्यादा ले ली और इसकी वजह से जितनी सीटें आ सकती थी विपक्ष की मिलाकर उतनी नहीं आ पाई और नुकसान हुआ? क्या आप इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से जो सीटों का अरेंजमेंट है वो इस तरह ना हो जाए कि कांग्रेस पार्टी का जो फैलाव है, जो उनकी बुनियाद है, वो तो बहुत कम है, वोटरों के बीच लोकप्रियता, लेकिन सीटें उन्हें बहुत ज़्यादा चाहिए? देखिए, जो ट्रेडिशनल वोट बेस था कांग्रेस पार्टी का, जो दलितों का, ब्राह्मणों का, माने और तबके का, पढ़े लिखे तबके का, वो वोट अब उनके पास रहा नहीं। जो अपर कास्ट है वो अपर कास्ट चला गया, बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। और जो दलित है उसने अलग अलग खेमा पकड़ लिया। एक खेमा के रामविलास पासवान हो गए, इधर जो है जीतन राम मांझी का एक खेमा हो गया। कांग्रेस भी उसमें दावेदारी कर रही है, हम लोग भी उसमें दावेदारी कर रहे हैं। तो इसमें एक बात साफ है कि पासवान और ये क्या नाम है, मेरे चर्मकार जाति के जो लोग हैं उनका आपस में भयानक कंट्रडिक्शन है। वो एक साथ एक जगह वोट नहीं करते हैं, एक उधर करेगा तो एक इधर करेगा। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि वो जिसको महादलित का दर्जा मिला हुआ है उसका एक हिस्सा उनके तरफ जा रहा है और एक हिस्सा हमारे तरफ आ रहा है। जो इनर कंट्राडिक्शन है दलित माने सोसाइटी में, उसका जो है निश्चित रूप से यही होता रहा है और यही इस बार भी होगा। अब आखिरी सवाल आपसे, आखिरी 2 सवाल पूछना चाहती हूँ मैं, वो है आपातकाल को लेकर जी। दूसरे जो है माइनॉरिटी के वोट का सवाल है। माइनॉरिटी के वोट में भी यहाँ साफ है कि मेजोरिटी जो है, बड़ी मेजोरिटी जो है वो पसमानदा मुसलमानों की है, और उसको ये पसमानदा मुसलमानों का लीडरशिप जो है बिहार में उस तरह से उभर नहीं पाया है। और वो नीतीश कुमार ने पसमानदा जो रिजर्वेशन दिया था अति पिछड़ों में, उसमें पसमानदा भी शामिल थे।
लेकिन ये जो वक्फ वाला मामला आया है, इस मामले ने संपूर्ण मुस्लिम समाज को, चाहे वो पसमानदा हो और चाहे अशराफ हो, उसको एक जगह खड़ा कर दिया है, एक मंच पर खड़ा कर दिया है। तो मुस्लिम वोट तो एकदम टोटल उत्साह के साथ हराने के लिए इनको, वो जो है महागठबंधन को वोट करने वाला है। शिवानंद जी, इससे याद आया मुस्लिम वोटर से कि पिछली बार भी ये शिकायत हुई थी, हर चुनाव में यही शिकायत होती है कि नेता बनने के लिए तो तमाम लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन कहीं भी जो वोटर है वो तो मुसलमान है, लेकिन उसको सीट नहीं दी जाती, उसको इलेक्शन नहीं लड़वाया जाता। और इसीलिए इसको भी एक बड़ी वजह मानी गई कि क्यों असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी MIM, उसका आधार बढ़ रहा है बिहार में। क्या आपको लगता है कि JDU इस बार कोई सबक सीखेगी और उनको जितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जितना रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों को मिलना चाहिए, चाहे वो पसमानदा हों, चाहे वो अशराफ हों, उनको मिलना चाहिए, वो इस बार मिलेगा क्या? ये है पूरे भारतीय राजनीति में है ये, कि जो माने मुसलमान हैं, उसमें जो पिछड़े मुसलमान हैं, उनको एक तो मुसलमानों को प्रतिनिधित्व प्रॉपर आबादी के हिसाब से नहीं मिलता है, और उसमें उनको और भी कम नहीं, उनको मौका नहीं मिलता है। ये स्थिति भारतीय राजनीति को है, इसको चेंज करना पड़ेगा। और हमको ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो पसमानदा मुसलमान हैं, उनको अपने साथ जोड़ने का माने प्रयास कर रही है, अभियान जो है वो चला रही है, ये भी दिखाई दे रहा है। तो इस मामले में भी सबको सावधान रहना पड़ेगा। जो भी महागठबंधन की पार्टियां हैं, जुड़ी हुई हैं, उनको इस बात को नजरअंदाज वो नहीं कर सकती हैं कि पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने के लिए भाजपा जो है विशेष तरह का अभियान चला रही है। और उसमें एक सेक्शन है जिसको लगता है कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसमें हमको जगह नहीं मिल रही है। तो ये जायज़ है शिकायत, ये ये शिकायत जायज़ है मुसलमानों की, आप ये कह रहे हैं? ये देश भर की राजनीति में जायज है। आप हर पॉलिटिकल पार्टी में देख लीजिए, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी में भी देख लीजिएगा, वहां भी इक्का दुक्का जो मुसलमान हैं वो सब अशराफ हैं, चाहे शाहनवाज हो चाहे और लोग हो, तो वही लोग दिखाई देते हैं। तो हर जगह यही हालत है, इसलिए कि वही तबका जो है आगे बढ़ा हुआ तबका था। और जो है आजादी की लड़ाई में आप देखिएगा, बिहार में ही अब्दुल क्यूम अंसारी थे, जिनको बाबाए कौम कहा जाता है। उन लोगों ने दिल्ली में जुलूस निकाल करके, बंटवारे के पहले की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने मुस्लिम लीग का विरोध किया था, और ये जो उनका देश को पार्टीशन करने का जो एजेंडा था, उसका उन लोगों ने विरोध किया था। तो पसमानदा मुसलमान जो है वो मुस्लिम लीग के साथ जो है नहीं रहे किसी तरह से। और मुसलमानों में ये बंटवारा जो है, जो हिंदुओं के बंटवारे से ज्यादा तीखा है, इसका हमको प्रत्यक्ष जो है अनुभव है। हमने देखा है, अली अनवर अंसारी जो है वो नीतीश कुमार के तरफ से राज्यसभा में मेंबर थे, उन्होंने यही पटना के बगल में फुलवारी शरीफ में एक मीटिंग रखी थी, हम उसमें मुख्य अतिथि थे। और वहां हमने देखा कि पठान लड़के आए, उन लोगों ने माइक छीन लिया अली अनवर के सामने से और गाली दिया। एक गुलाम सरवर साहब नेता हुआ करते थे, बिहार के पसमानदा थे, उनके दामाद हैं एजाज, डॉक्टर एजाज, वो पहले चला रहे थे पसमानदा की राजनीति, उनको माँ बहन की गाली दिया, अली अनवर को गाली दिया और कहा कि ये जो है कहाँ से आ गया फिर। तो हमने वहां मजबूती से कहा कि जिस तरह से आप लोग व्यवहार कर रहे हैं, वो एक अली अनवर और एक एजाज नहीं पैदा होंगे, आप खुद जो है दर्जनों लोगों को पैदा होने का आधार तैयार कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो जातिवाद है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म में होता है, हर धर्म में देखने को मिल रहा है, इस्लाम में भी, मुसलमानों में भी जातिवाद अक्सर देखा जाता है। लेकिन मैं कह रही हूँ शिवानंद जी, इसका जवाब RJD बहुत बेहतरीन तरीके से दे सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टिकट जो हैं वो पसमानदा समाज को दिए जाएँ, उन्हें ज़्यादा नेता बनाया जाए। देखिए, RJD से लगभग हमारा सेमी रिटायरमेंट हो चुका है। हम फिजिकली जो है कहीं आना जाना हमारा नहीं है। कमांड जो है तेजस्वी के हाथ में है। अगर हम जैसे लोगों का, बूढ़े बुजुर्गों का सलाह लेंगे तो हम सलाह यही देंगे, सार्वजनिक रूप से भी हम ये सलाह देंगे उनको भी और लालू जी को भी, कि जो मुसलमानों को आप उम्मीदवार बनाते हैं या उनके हाथ में नेतृत्व सौंपते हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जो यहाँ पॉपुलेशन की गिनती हुई थी बिहार में, उसमें सबसे ज्यादा हिंदू हो या मुसलमान हो, सबसे ज्यादा पसमानदा की, हिंदू पसमानदा भी 36% है यहाँ। उसी तरह से मुस्लिम पसमानदा भी करीब करीब 73-74% है बिहार में। उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं भाई? वही जो है बैलेंस बनाता है
जिस पलड़े पर वो चढ़ जाए उस तरफ पलड़े का झुकाव हो जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रख करके इसी तरह का कैंडिडेचर इन लोगों को चुनना चाहिए। मुझे तो उम्मीद है कि वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे, चाहे इस इंटरव्यू के ज़रिए भी सुने। और मेरी आखिरी बात ये होगी, पसमानदा समाज में भी, मुसलमानों में जो पसमानदा औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, उनको टिकट देकर आगे बढ़ाना चाहिए और एक तरह का एक उदाहरण सेट करना चाहिए, बीजेपी के लिए भी, देश की राजनीति के लिए भी। शिवानंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया द वायर से बातचीत करने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।